नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। इससे पहले हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन तीनों वीडियो में हमने टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, दूसरे वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था और तीसरे टेंस में हमने फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था। क्योंकि हमारा जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो टेंस से संबंधित जो हमारा चैप्टर है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, इसी से वो प्रश्न पूछा जाता है। और सीक्वेंस ऑफ टेंस हमें तभी समझ में आएगा जब आपको तीनों टेंस अच्छी तरह से याद हों। इसीलिए हमने तीनों टेंसों को अच्छी तरह समझाने के लिए पहले तीनों टेंसों के बारे में जो संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमने 3 वीडियो बना करके उनको इसी चैनल पर एक ही प्लेलिस्ट में अपलोड किया था। और तीनों वीडियो आपको क्रम से एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रेजेंट टेंस भी आपको वही मिलेगा, पास्ट भी वही मिलेगा और फ्यूचर भी वही मिलेगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है टेंस का क्रम। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है, इसी वीडियो में हम पहले परिभाषा समझेंगे, उसके क्या क्या नियम होते हैं और उससे रिलेटेड जो प्रश्न आएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा और वो प्रश्न हमारा सही कैसे हो, सारी जो जानकारी है वो आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट आपके तभी समझ में आएगा जब आपको तीनों टेंस याद हों। इसीलिए आप यदि नहीं देखे हैं तो पहले जो टेंसों से संबंधित जो वीडियो मैंने बनाए हैं वो आप पहले देख लें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं आज के पॉइंट की तरफ। हमारा जो आज का पॉइंट है वो है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। तो सबसे पहले इसके बारे में जो इसकी परिभाषा है वो हम प्राप्त करेंगे ताकि हमारे ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि वे नियम जो यह निर्धारित करते हैं कि सबॉर्डिनेट क्लोज की क्रिया यानी वर्ब का टेंस क्या होगा। क्योंकि जब हमने टेंस पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि टेंस का मतलब होता है क्रिया की फॉर्म। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब यही है कि हमारा जो सबॉर्डिनेट क्लोज होगा, हमारा जो आश्रित उपवाक्य होगा, सबॉर्डिनेट क्लोज को हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य, उसकी जो क्रिया होगी वो कौन से टेंस में आएगी। ये चीज़ हमें जिस नियम के अंतर्गत पता चलेगी, यानी जो नियम हमें ये बताएगा कि आने वाले रिक्त स्थान में हम कौन सा टेंस भरें, कौन से टेंस की वर्ब भरें, उसे ही हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। दूसरे तरीके से हम इस परिभाषा को देखते हैं तो दूसरे तरीके से भी मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि अर्थात यदि प्रिंसिपल क्लोज में वर्ब का टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है तो सबॉर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस प्रयुक्त होना चाहिए जिससे वाक्य संरचना सही हो, इसे ही हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं या इसे ही सीक्वेंस ऑफ टेंस कहा जाता है। तो इस परिभाषा से आपके बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस ऑफ टेंस किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न में 2 वाक्य होंगे और वो जो दोनों वाक्य हैं या तो किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे या फिर वो कोमा से जुड़े हुए होंगे। तो जो दोनों टेंस है उनको हम क्लोज कहते हैं, CLAUSE। तो क्लोज का मतलब होता है कि अंग्रेजी में 2 प्रकार के क्लोज होते हैं, एक तो होता है सबॉर्डिनेट क्लोज और एक ऊपर हमने देखा प्रिंसिपल क्लोज। तो जो प्रिंसिपल क्लोज होगा हमारी परीक्षा में, यानी पहला जो वाक्य होगा जिसको हम प्रमुख वाक्य कहते हैं या मुख्य वाक्य कहते हैं, उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई टेंस भरा हुआ होगा। या तो उस वाक्य में प्रेजेंट टेंस भरा हुआ होगा, या उसमें पास्ट टेंस भरा हुआ होगा, या फिर उसमें फ्यूचर टेंस भरा हुआ होगा। टेंस का मतलब उस टेंस की जो क्रिया है जो हमने पढ़ी है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की कौन सी HV और MV होती है, पास्ट परफेक्ट की कौन सी HV MV होती है। इस तरह से जो 12 टेंस हमने पढ़े हैं उनमें से कोई ना कोई टेंस यहाँ पर भरा हुआ रहता है सब्जेक्ट के साथ। और दूसरा जो सबॉर्डिनेट क्लोज होगा हमारे वाक्य में, उसकी जो HV और MV होगी उसकी जगह वहाँ पर रिक्त स्थान आता है। तो हम पहला जो वाक्य होगा उसमें भरे हुए टेंस को देख करके और आगे वाले टेंस की जो क्रिया है वो हम भरेंगे
उसे ही हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं, यानी टेंस का क्रम उसको कहा जाता है। यानी हम अपने इच्छा से या मन मर्जी से वहाँ पर टेंस नहीं भर सकते। हमारा टेंस भरने के जो नियम होंगे, वो जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज होगा उसमें भरे हुए टेंस के आधार पर वो क्रिया भरी जाएगी, और उसके क्या क्या नियम होंगे उन नियमों को पढ़ना ही सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस में हम सारे जो नियम हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रश्न है हमारा पहले पॉइंट से, वो किस आधार पर बनेगा और किस तरह से वो प्रश्न हमारा सही होगा। अब सीक्वेंस ऑफ टेंस में हमारे सामने एक शब्द आया था क्लोज। तो सबसे पहले मैं क्लोज की परिभाषा आपको बता दूं कि ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट आर नॉर्मली यूज्ड टू ऐड मोर डिटेल्स टू द नाउन इज ए सेंटेंस इन ए सेंटेंस। तो क्लोज की परिभाषा है कि एक क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह है। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर दो वाक्य रहते हैं, तो दोनों ही वाक्यों में उनको क्लोज कहा जाता है, एक को प्रिंसिपल और एक को सबऑर्डिनेट क्लोज। तो क्लोज में क्या क्या होना चाहिए, शब्दों का वो ग्रुप होना चाहिए, विद ए सब्जेक्ट उसका अपना एक सब्जेक्ट यानी कर्ता होना चाहिए, एंड ए वर्ब और उसकी एक क्रिया होनी चाहिए। यानी दोनों जो क्लोज होंगे उन दोनों ही क्लोज में एक सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगी। और ये जो क्लोज है इसका नॉर्मली यूज्ड यानी प्राय इसका जो प्रयोग है वो टू ऐड मोर डिटेल्स टू द नाउन, यानी उस वाक्य में आने वाली जो नाउन है, जो संज्ञा है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए उस क्लोज को जोड़ा जाता है इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में। तो किसी वाक्य में किसी क्रिया की अतिरिक्त जानकारी को जोड़ने के लिए क्लोज को जोड़ा जाता है। और क्लोज शब्दों का एक ग्रुप होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है और उसकी एक वर्ब होती है। आगे चल के हम देखें तो हमने जैसे देखा था, क्लोज की परिभाषा हमने देखी कि शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक क्रिया होती है। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि जो क्लोज है उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लोज किसे कहते हैं, कि किसी वाक्य में वह क्लोज जो किसी दूसरे क्लोज पर निर्भर नहीं रहता है, जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है, उसे हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। तो जैसे वहाँ पर दो उपवाक्य रहेंगे, दो क्लोज रहते हैं, तो प्रिंसिपल उपवाक्य उसे कहेंगे, प्रिंसिपल क्लोज उसे कहेंगे जो किसी दूसरे अपने स्वयं के अर्थ के लिए दूसरे क्लोज पर निर्भर ना हो, जिसका स्वयं का अपना एक अर्थ हो उसी वाक्य में। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ समझें तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि राम सेड दैट श्याम वाज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वाक्य हैं जो दैट से जुड़े हुए हैं। एक वाक्य है राम सेड और दूसरा है कि श्याम वाज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। तो यहाँ पर जो राम सेड है वो प्रिंसिपल क्लोज है और श्याम वाज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। यानी यदि इस वाक्य को हम अलग से लिख दें कि श्याम वाज वर्किंग इन एन ऑयल मिल, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होगा। सबऑर्डिनेट क्लोज तभी होगा जब दोनों एक ही वाक्य में हो। यदि ये वाक्य अलग से हम कहीं पर लिख देंगे तो ये स्वयं एक सेंटेंस कहलाएगा, न कि सबऑर्डिनेट क्लोज। और यदि इसको हम अलग से लिख दें तो ये भी एक सेंटेंस कहलाएगा, राम सेड, राम ने कहा। लेकिन जब दोनों को हमने दैट से जोड़ दिया है, तो जब दैट से जोड़ने पर दोनों एक दूसरे के जब पूरक हो जाते हैं, तो उस स्थिति में राम सेड को तो हम प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे और श्याम वाज वर्किंग इन एन ऑयल मिल कंपनी को हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। तो आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्लोज तभी कहे जाएंगे जब दोनों आपस में जुड़े हुए हों। अलग से लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है, यहाँ पर मैन वर्ब भी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ईटीसी वगैरह भी है। तो ये स्वयं एक अपना कंप्लीट अर्थ व्यक्त करता है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल क्लोज की परिभाषा यही पढ़ी है कि जो स्वयं का पूर्ण अर्थ रखता हो। तो श्याम वाज वर्किंग भी पूरा अर्थ रखता है, लेकिन इस कंप्लीट वाक्य की हम बात करें तो ये अपना अर्थ तभी बता पाएगा जब हम कहेंगे राम सेड, राम ने कहा कि श्याम एक ऑयल कंपनी में काम करता था। तो इस स्थिति में आपको क्लोज कहा जाएगा जब वो दोनों किसी कंजक्शन या फिर कोमा से जुड़े हुए हों। क्लोज का जो दूसरा प्रकार है वो है सबऑर्डिनेट क्लोज। किसी सेंटेंस में वह क्लोज जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता हो,
और किसी दूसरे क्लोज पर निर्भर हो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो परिभाषा में आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि किसी सेंटेंस में वह क्लोज यानी सेंटेंस होना चाहिए वो पूरा जो किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, तभी वो क्लोज कहलाएगा। यदि स्वयं अलग से वो क्लोज है तो वो फिर सेंटेंस कहलाएगा, न कि वो क्लोज कहलाएगा। तो कोई सेंटेंस है और उसमें ऐसा कोई क्लोज है जिसका स्वयं का अपना पूर्ण अर्थ नहीं है और वो किसी दूसरे क्लोज पर निर्भर है, तो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो सीधा सा दोनों का अर्थ हो जाएगा, यदि वो स्वयं किसी पर निर्भर नहीं है, स्वयं का संपूर्ण अर्थ है, तो वो प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगा, और यदि क्लोज अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लोज पर निर्भर है तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस जो होगा उसमें क्लोज आएंगे, दो क्लोज होंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको बता दूँ, जो किसी कोमा या कंजंक्शन से जुड़े हुए रहेंगे। एक में कोई ना कोई टेंस भरा हुआ होगा तीनों में से, दूसरे में हमें खुद को भरना है, और वो किस नियम से भरेंगे, इस वाले नियम को देख करके, क्योंकि इधर भरा हुआ जो टेंस होगा वो हमें बताएगा कि आगे कौन सा टेंस होगा। या फिर इधर भरा हुआ आ सकता है, इधर भी रिक्त स्थान आ सकता है, तो भी किसके आधार पर भरेंगे, तो इसको इधर वाले को देख करके हम पहले वाले क्लोज में टेंस भरेंगे। इसे ही हम सीक्वेंस ऑफ द टेंस कहते हैं। यानी इधर वाले को देखकर आगे रिक्त स्थान भरना, या फिर इधर वाले को देख करके यहाँ पर रिक्त स्थान भरना ही सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है। इसको समझाने के लिए मैंने पिछली परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था वहाँ से एक एग्जाम्पल लिया है। आरपीएससी 2018 जो ए ग्रुप का जो पेपर था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, कि व्याकरणिक दृष्टि से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि इफ़ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कोमा है, तो ही ब्लैंक्स हैव टू हरी अप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्लोज हैं, ये पहला क्लोज है और ये दूसरा क्लोज है, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, कोमा से जुड़े हुए हैं। तो पहले वाले में हमारा टेंस भरा हुआ है वर, और वर के साथ कोई आईएनजी नहीं है। तो जो वर के साथ आईएनजी नहीं हो तो उसे हम पास्ट सिंपल टेंस मानते हैं। यदि वर के साथ आईएनजी होती तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मानते हैं। और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ टेंसों में, यानी टेंस की पहचान किससे हम करते हैं, एचवी और एमवी से। एचवी और एमवी हमें 12 के 12 टेंसों की याद होनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमें बताएगी कि इस वाक्य में कौन सा टेंस भरा हुआ है। तो यहाँ पर केवल वर है, तो वर होने के कारण केवल सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पर एक नियम है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसको, कि यदि एक तरफ सिंपल पास्ट टेंस हो तो दूसरे तरफ हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, क्योंकि वुड एक मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हैव। तो यहाँ पर मैन वर्ब उसने खुद भर रखी है हैव, तो हमें केवल और केवल वुड भरना है, यानी ऑप्शन बिना देखे भी हम उसको देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न सही हो जाए। किसको देख करके, कि यहाँ पर इफ़ के साथ यदि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, तो स्वतः आगे आने वाले जो रिक्त स्थान होगा, आने वाला जो क्लोज होगा उसमें वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म भरी हुई है, केवल हमें वुड उठाना था, तो वुड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। अब यहाँ पर देखने वाली जो चीज़ है वो यही है कि सीक्वेंस ऑफ टेंस को कई नियमों में बांटा गया है। तो पहला जो आज की इस वीडियो में मैंने नियम लिए हैं वो इफ़ वाले लिए हैं, कि यदि वाक्य की शुरुआत इफ़ से होती है या फिर इफ़ बीच में भी आ सकता है, तो उन वाक्यों में हम जो रिक्त स्थान भरेंगे, जो सीक्वेंस टेंस होगा वो क्या होगा। तो इस प्रश्न से आपके समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने जो जनरल जानकारी प्राप्त करी थी वो सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में कंप्लीट मैंने जानकारी आपको प्रदान कर दी है। कि हमारा जो टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंस एक नया टॉपिक है, क्योंकि हम टेंस के बारे में भी पहले से जानते हैं, हम पैसिव वॉइस के बारे में भी जानते हैं, इनका भी नाम सुना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी नाम हमने सुन रखा है, प्रीपोजिशंस का भी नाम सुन रखा है, और टेंस का ही एक टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की सही फॉर्म भरना, वो भी हमने सीख रखा है। लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है वो हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, जितना मेरा मानना है।
तो इसी को समझाने के लिए मैंने आपको क्लोज समझाया, प्रिंसिपल क्लोज के बारे में आपको बताया, सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में आपको बताया, और उसको समझाने के लिए मैंने एक परीक्षा में पूछा गया एक एग्जाम्पल भी लिया था कि किस तरह से दो वाक्य आएंगे जो आपस में कोमा या कंजंक्शन से जुड़े हुए रहेंगे, एक में टेंस भरा हुआ आएगा, उसी के आधार पर दूसरे वाक्य में हमें टेंस भरना है। तो ये बिल्कुल आपका जो सारा का सारा जो पॉइंट है, इसमें से एक प्रश्न अवश्य पूछा गया है। पिछली बार जो 2018 का जो पेपर था उसके ए ग्रुप में भी पूछा गया था, बी में भी पूछा गया था और सी ग्रुप में भी प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर मैंने एक ही प्रश्न क्यों लिया है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत होती है इफ़ से। तो आज के इस वीडियो में कंडीशनल होने के कारण मैंने कंडीशनल वाले एग्जाम्पल को ही लिया है। आगे और बहुत सारे नियम हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस के, तो जिस नियम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था उसको उसी के साथ में शामिल वहाँ पर करूँगा। तो आज का जो कंडीशनल सेंटेंस है, इसको पढ़ने के बाद यदि परीक्षा में कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित क्रिया की फॉर्म आपसे भराई जाएगी तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलते हैं कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं। अब क्लोज क्या है ये हम पढ़ ही चुके हैं। एक क्लोज होता है इफ़ क्लोज और एक होता है मैन क्लोज। तो जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पर भी दो क्लोज हैं कि इफ़ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम, ये है इफ़ क्लोज, और ही से स्टार्ट होने वाला जो क्लोज है ये है मैन क्लोज। तो दोनों में दोनों पार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। फिर आगे चलकर देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये तीन तरह के होते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहें तो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है कि इफ़ क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो, यानी पहला प्रकार है कि यदि हमारा जो इफ़ क्लोज है उसमें कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो। तो हम आगे आने वाले जो मैन क्लोज उसमें कौन सा टेंस भरेंगे वो हम पढ़ेंगे। दूसरा टाइप है कि इफ़ क्लोज पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट सिंपल में, यानी हमारा यदि इफ़ वाला जो क्लोज है उसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस भरा हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस भरा हुआ है, तो आने वाले मैन क्लोज में कौन सा टेंस भरा जाएगा वो भी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तीसरा है कि इफ़ वाले क्लोज में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस भरा हुआ है तो जो मैन क्लोज होगा उसमें कौन सा टेंस भरेंगे वो भी आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मुख्यतया अंग्रेजी में जो कंडीशनल सेंटेंस है वो मुख्यतया तीन ही उसके प्रकार हैं, इफ़ क्लोज प्रेजेंट टेंस, इफ़ क्लोज पास्ट टेंस और इफ़ क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ़ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। यदि हमारा इफ़ जो क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो आने वाला जो मैन क्लोज होगा उसमें कौन सा टेंस भरेंगे। इसका पैटर्न मैंने यहाँ लिखा है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और एस। ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सकारात्मक वाक्यों में आपको नहीं मिलती है, केवल या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। तो इन चीज़ों को देखकर आपको पता चल जाता है। आप इफ़ देखेंगे परीक्षा में और इफ़ के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस और एस है तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। तो आगे आने वाला जो उपवाक्य होगा, जो क्लोज होगा, उसमें हम क्या भरेंगे, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट वहाँ पर आई और वी है तो हम उस रिक्त स्थान में शैल भरेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। और यदि आई और वी हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। तीनों क्लोज में अलग अलग पैटर्न होगा, प्रेजेंट के साथ अलग होगा, पास्ट के साथ अलग होगा, पास्ट परफेक्ट के साथ अलग होगा। तो सबसे पहले इसी पैटर्न के एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इफ़ इट रेन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोमा आ चुका है, तो ये हमारा इफ़ क्लोज है। और यहाँ पर इफ़ के साथ हमने पैटर्न में देखा इट हमारा सब्जेक्ट है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में एच यू आती नहीं है, डायरेक्ट एम भी आती है, तो एस और एस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसको हमें देख कर के हमें ये जानकारी हो गई है कि यहाँ पर इफ़ क्लोज है जो प्रेजेंट सिंपल वाला इफ़ क्लोज है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, ये चीज़ें हमें टेंस के जो 3 वीडियो हमने पढ़े हैं वहाँ पर हमने आपको बताया है कि यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये टेंस होगा और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ये मैन वर्ब होती है तो ये टेंस होगा। उसी से हम टेंस की पहचान करेंगे।
तो यहाँ पर एस और यस का प्रयोग किया गया है, तो हमें पता चल गया है कि इफ़ के साथ यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ है। तो हमने पैटर्न में देखा है, तो आने वाला जो वाक्य होगा उसमें विल और शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो ही विल नॉट कम इन टाइम, कि यदि बारिश होगी या बारिश होती है तो वह समय पर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अर्थ के आधार पर भी भर सकते हैं, लेकिन हमें अर्थ नहीं देखना है, हमें रूल्स देखना है। तो इधर प्रेजेंट सिंपल है तो उधर हमें सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल देखें कि इफ़ ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ेगा या तेज दौड़ता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ही के साथ एस और यस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी इफ़ वाले क्लोज में प्रेजेंट सिंपल है। तो आगे हम भरते हैं कि ही विल रीच इन टाइम, तो वह समय पर पहुँच जाएगा। तो विल के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तीसरे एग्जाम्पल देखें तो तीसरे में है कि इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, यदि वह मेरे पास आएगा या आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं ही के साथ वही एस और यस का प्रयोग किया गया है, यानी प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ पर शैल और विल का प्रयोग हम करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो यहाँ भी देख सकते हैं एस और यस ही के साथ, तो वही प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इधर हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इफ़ वाले क्लोज में यदि प्रेजेंट सिंपल है तो हमारा आगे का जो ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन, उसमें हम विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर भी होगी ABCD में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें 2 नंबर की प्राप्ति वहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो 3 प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस है, जिनमें जो पहला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल वाला, वो आपके क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो कंडीशनल टाइप है वो है हमारा इफ़ क्लोज इन पास्ट टेंस, यदि इफ़ वाले क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो तो आगे आने वाला जो मेन क्लोज होगा उसमें हम कौन सा टेंस भरते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इफ़ क्लोज पास्ट टेंस में है तो मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ क्लोज में टेंस बदलते ही आने वाला जो हमारा अगला जो क्लोज है, अगला जो वाक्य है, उसका भी जो एच वी और एम वी है वो बदल जाती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल था तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, अब पास्ट सिंपल होते ही विल शैल की जगह हमें वुड का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और इसी से रिलेटेड हमारा जो RPSC 2018 का जो ए ग्रुप का पेपर था, वो प्रश्न पूछा गया था जिस पर अभी हमने चर्चा करी थी। जैसे दोबारा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ के साथ वर था, वर का मतलब पास्ट सिंपल था, तो हमने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा था, वुड का प्रयोग हमने वहाँ पर किया था। पैटर्न भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको इस पैटर्न का वहाँ पर फॉलो करना है कि इफ़ वाले क्लोज में यदि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट सिंपल में यदि सकारात्मक वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और यदि नकारात्मक वाक्य है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीज़ें हम टेंस वाले वीडियो में अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आने वाले मैन क्लोज में हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग वहाँ पर करना है। एग्जाम्पल से हम चीज़ को समझते हैं कि इफ़ ए थीफ केम इनटू माय रूम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ के साथ सब्जेक्ट है थीफ और थीफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमने किया है। तो इसी को पहचान कर आने वाला जो वाक्य होगा उसमें हम टेंस भरेंगे। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इफ़ वाला जो क्लोज है उसमें पास्ट सिंपल का प्रयोग किया गया है। तो आगे आने वाले क्लोज में हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वुड कॉल यू, यदि मेरे कमरे में चोर आता तो मैं तुम्हें बुलाता। तो इस तरह से इसका अर्थ निकलता है कि इफ़ ए थीफ केम इनटू माय रूम, यदि मेरे कमरे में चोर आता तो आई वुड कॉल यू, तो मैं तुम्हें बुलाता। तो आप देख सकते हैं एक तरफ यदि पास्ट सिंपल है इफ़ वाले में, तो दूसरे तरफ हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग वहाँ पर करना है। दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ़ ही ट्राइड अगेन ही वुड पास, यदि वह दोबारा प्रयास करता तो वह पास हो जाता। तो यहाँ भी देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम आने वाला जो अगला मैन क्लोज उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इफ़ ही डाइड हर हेयर ग्रीन एवरी वन वुड लाफ एट हर,
तो ये किसी लड़की के बारे में क्लोज है कि इफ़ सी डाइड हर हेयर ग्रीन, यदि उसने अपने बालों को हरे रंग से रंगा होता, डाई जो हम करते हैं उसी का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि उसने अपने बालों को हरे रंग से रंगा होता तो एवरी वन वुड लाफ एट हर, तो हर व्यक्ति उस पर हंसता। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये किस रूल्स के आधार पर किया गया है? तो ये इस रूल्स के आधार पर किया गया है कि इफ़ के साथ यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस है तो हम इस नियम के अंतर्गत बंध जाते हैं कि हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इफ़ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लैंड इट टू यू, यदि मेरे पास एक छाता होता, एक छतरी होती तो मैं इसे आपको दे देता। लैंड का मतलब ऐसे होता है उधार देना, या किसी को ज़रूरत हो तो कोई सामान उसे थोड़ी देर के लिए देना, अंग्रेजी में उसको लैंड कहते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं इफ़ वाले वाक्य में हैड है, तो यहाँ पर हैड से आप परफेक्ट ना समझ लें, क्योंकि हैड परफेक्ट तभी होता है जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। यहाँ पर ये हैव की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो आने वाला जो क्लोज होगा, जो मेन क्लोज होगा, उसमें वुड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तो इन 4 उदाहरणों से आपका जो सेकंड टाइप है कंडीशनल सेंटेंस का, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा है, आपको जो रूल्स हैं वो फॉलो करना है, यानी इफ़ वाले क्लोज में आपको एच वी और एम वी देखनी है और उसी के आधार पर मेन क्लोज में आपको एच वी एम वी का प्रयोग करना है। तीसरा जो टाइप है वो है इफ़ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट, यानी यदि इफ़ वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान है, हमने पढ़ी थी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ें आपको बार बार कह रहा हूँ कि टेंस में आपको जो चीज़ याद रखनी है वो यही याद रखनी है, एच यू और एम वी। इसी के आधार पर टेंस की पहचान हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है। तो जैसे ही आपने इफ़ वाले क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी तो आपको तुरंत पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट है। उसी के आधार पर मेन क्लोज की आप जो ब्लैंक है उसमें आप सही ऑप्शन का चयन कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल्स फॉलो होता है। तो यदि इफ़ क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो तीनों शब्दों का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, किसको देख करके? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख करके। तो तीनों में आप देख सकते हैं जैसे ही इफ़ वाले पार्ट का हमारा टेंस बदलता है तो जो मेन क्लोज की एच यू और एम वी है वो भी हमारी बदल जाती है। तो तीनों को बहुत सावधानी से आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल है कि इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही है, ही के साथ हैड का प्रयोग है और हैड के साथ वी थर्ड का प्रयोग है। तो आप देख सकते हैं इफ़ वाले क्लोज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसे ही हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो आगे आने वाले क्लोज में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आई के साथ वुड भी है, हैव भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ़ सी हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। यदि उसने मुझे निमंत्रित किया होता तो मैं फंक्शन को अटेंड अवश्य करता। तो इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। तो इफ़ सी हैड इन्वाइटेड मी, यदि उसने मुझे इन्वाइट किया हुआ होता तो आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो मैं उसके फंक्शन को ज़रूर अटेंड करता। तो यहाँ देख सकते हैं सी के साथ हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सीधा सा हमें पता चल गया यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। तो आगे जो मेन क्लोज है उसका सब्जेक्ट आई और आई के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट एग्जाम्पल इफ़ ही हैड ट्राइड टू चीट मी। तो यहाँ भी देख सकते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आने वाले जो मेन क्लोज होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा थोड़ा सा यदि हम ध्यान देते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस पर तो आपका जो प्रश्न है इंग्लिश का वो बिल्कुल सही होगा। और एक प्रश्न की कीमत आप देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे चयन के लिए, क्योंकि रीट में भी आपने देखा होगा L1 में बहुत सारी मेहनत करी है लोगों ने, और जब हम 1 या 2 नंबर से रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस तरह से मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह से हमारी एक रणनीति होनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 1-2 मित्रों का कमेंट आया हुआ है कि आपने किस तरह से तैयारी करी थी।
कौन सी रणनीति होनी चाहिए ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। तो इसी पर एक वीडियो अलग से मैं 1 या 2 दिन में बना करके बहुत अच्छी तरीके से आपको वहाँ पर रणनीति समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एक कंडीशनल जो सेंटेंस है वो पढ़े थे, जो सीक्वेंस ऑफ टेंस का एक पार्ट है। एक बार फिर मैं तीनों जो पार्ट हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि इफ़ और इफ़। तो हमने 3 प्रकार वहाँ पर पढ़े हैं, ए बी सी। तो इफ़ वाले क्लोज में यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो जो मेन क्लोज है उसमें हम भरेंगे विल या शैल। विल शैल का सिस्टम आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेन क्लोज का सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल भरेंगे, बाकी सबके साथ विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि इफ़ वाले क्लोज में हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो आने वाला जो मेन क्लोज होगा उसमें हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो आज हमने कंडीशनल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा है कि इफ़ के साथ यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो जो मेन क्लोज होगा उसमें अपन भरेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए हैं, 2-2 3-3 बताए। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल की एक्सरसाइज वहाँ पर कर सकते हैं। आपके साथ जो भी गाइड है उसमें से भी आप प्रैक्टिस सेट निकाल करके कर सकते हैं, और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके अवश्य हमें फीडबैक दें, क्योंकि कई दिनों से मैंने इंग्लिश स्टार्ट करी थी, बीच में उसको रोक दिया था। तो आगे से प्रयास होगा कि हिस्ट्री और इंग्लिश हम दोनों साथ साथ यहाँ पर आज से पुनः स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।